हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए हम बात करते हैं मैथ पेडागोजी के बारे में। पेपर वन का ही हम मैथ पेडागोजी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बात कीजिएगा पहले क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या का कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के इस गुण को किस रूप में क्या कर रहा है, जाना जाता है। कहने का मतलब है कि दो नेचुरल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं, क्या वो एक नेचुरल नंबर ही आता है। अगर वो नेचुरल नंबर आता है तो आखिर हम इसमें किस गुण का जो उपयोग कर रहे हैं या किस गुण के रूप में जाना जाता है। अगर आप बात कीजिएगा नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर है, सीधा सा बात है, जो वन से शुरू होता है ना। अगर आप बात कीजिएगा वन प्लस टू को जोड़िएगा तो थ्री होगा, चाहे किसी को भी जोड़िएगा आप, तो आपका क्या आएगा, वो जो आ रहा है एक रेशनल नंबर, सॉरी एक आपका क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम जिस प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं भैया, वो आपका कौन सा प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं, वो आपका होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं संवरक गुण। तो हम एक का क्वेश्चन नंबर एक का जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है। और अगर आप और किसी प्रॉपर्टी का बात ही देखिए, इसमें आपको प्रॉपर्टी आता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होता है, जिसको हम देखिए ये वितरणात्मक गुण जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी का अगर आप बात कीजिएगा, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी संख्या को देखिए, एक बार बी प्लस सी को एक साथ लिए, ठीक है, और हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं ना। कहने का मतलब ए को हम बी के साथ कर दिए, ठीक है, गुना, फिर ए इंटू सी। ये जो प्रॉपर्टी होता है यही आपका क्या होता है, वितरणात्मक गुण होता है। ठीक है। एक होता है आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय गुण कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस सब प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखिए, बस एक नियम को जान लीजिए, क्वेश्चन आपका आराम से आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कम्यूटेटिव अगर प्रॉपर्टी का आप बात कीजिए, कहने का मतलब है कोई भी संख्या हम लिखे, मान के चलिए ए प्लस बी लिखे, अब हम बी प्लस ए लिख रहे हैं, तो दोनों का जोड़ बराबर ही ना आएगा। अगर हम यहाँ वन प्लस टू किए तो थ्री आया, तो क्या हम टू प्लस वन करेंगे वो भी थ्री आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर हम सहचारी गुण का अगर बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका क्या होता है, एसोसिएट मतलब कि किसी दो नंबर को एक साथ जोड़े, फिर उसको तीसरे नंबर के साथ जोड़े। क्या अगर हम बी प्लस सी को एक साथ जोड़ दें तो क्या उसका जोड़ बदल जाएगा, नहीं रहेगा ना, तो सेम ही रहेगा। कहने का मतलब है अगर हम वन प्लस टू प्लस थ्री लिखे, वन प्लस टू को एक साथ जोड़ दें तो क्या आएगा, छः आएगा। वन लिखे प्लस में दो प्लस तीन लिखे, तीन और दो को एक साथ जोड़ दें, पाँच एक छः, छः ही ना आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सहचारी गुण कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। तो एक का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं, वो क्या कहता है, शिक्षक एक बच्चे को चतुर्भुज बनाने और फिर उसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है। बच्चा ये कर देता है, वो बच्चा वेन हिनले के ज्यामिति चिंतन सिद्धांत के किस स्तर पर है? देखिए, आप बच्चे को क्या कहें, एक चतुर्भुज बनाने के लिए कहे हैं, और फिर उसको क्या कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहते हैं। तो बच्चा जो है कर देता है। तो आखिर वेन हिनले के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांतों किस में है, अभिगृहित या दृष्टिकोण, दृष्टिकरण मतलब जिसको विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन कहते हैं, या आपका विश्लेषण एनालिसिस, या औपचारिक निगमन, कहने का मतलब है फॉर्मल डिडक्शन। देखिए यहाँ पे जो बच्चा क्या कर रहा है, विश्लेषण मतलब एनालिसिस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं दो का ऑप्शन सी, मतलब ज्यामिति के विश्लेषण वाले चर स्तर पर है। तो कहने का मतलब देखिए, विश्लेषण स्तर पर कहने का मतलब है कि छात्र आकृतियों के क्या कर रहा है, गुणों को पहचान कर सकता है, इस वाले इसमें विश्लेषण वाले में पहचान कर सकता है, और ये भी समझ सकता है कि आकृतियां उन गुण के आधार पर एक दूसरे से कैसे संबंधित है। एक सामान्य चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज में बदलने के लिए क्या कर रहा है, उन उन विशिष्ट गुणों को समझने की आवश्यकता होती है, जो इस परिवर्तन को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो दो का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, आपका एनसीएफ। ठीक है, कहने का मतलब है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद लें, इसके लिए क्या करना चाहिए। प्रत्येक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न सम्मिलित करना चाहिए। क्या मतलब अतिरिक्त प्रश्न हम ये करेंगे तो बच्चा आनंद लेगा। विद्यार्थी के प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करना चाहिए। गणित के आकलन में कठिन विषयों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, या विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन के अनुभव गणित की पाठ्य पुस्तक में भाग होने चाहिए। तो देखिए एनसीएफ 2005 जो है आपका क्या कहता है कि गणित का आनंद तभी लेगा जब आप उसके वास्तविक जीवन के अनुभव गणित के पाठ्य पुस्तक में भाग होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि एनसीएफ 2005 में गणित को जोड़ने योग्य बनाने पर जोर देता है। कहने का मतलब है कि जब गणित बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभव में जोड़ा जाता है तो ये सार्थक और क्या होता है, कम डरावना होता है। बच्चा डरता नहीं, बच्चा इसे समझने लगता है, और जिससे क्या होता है कि वास्तविक जीवन में आनंद और क्या होता है, मैथ से जुड़ाव भी पैदा होता है। तो 3 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 4 कहता है, श्रुति रूही प्राथमिक कक्षा की गणित शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या को हल करने के बाद उनके उत्तरों को समझाने के लिए कहा। विद्यार्थी द्वारा दिए गए प्रत्येक सही या गलत उत्तर के लिए यही यही करती है श्रुति रूही का उद्देश्य। कहने का मतलब देखिए, सॉरी, इसमें आपका मिस देखिए, रूही जो है वो आपका क्या है कि कक्षा में गणित पढ़ा रही है। ठीक है, तो विद्यार्थी को दी गई समस्या हल करने के लिए, और देखिए हल बच्चा किया, उसके बाद कह रही है उसको समझाने के लिए कह रही है कि आखिर विद्यार्थी सही या गलत जो भी उसका उत्तर है वो उसके लिए यही करती है। चाहे किसी का गलत हो सही हो, आखिर आप सही बनाए तो आपका क्या है, आप उसको समझाइए जो आप हल किए। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है, रूही का उद्देश्य क्या है, उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया को समझना, विद्यार्थी के उत्तरों को जांचने के में लगने वाले अपने समय की बचत करना, या अंग्रेजी भाषा की कक्षा में गणित के एकीकृत करना, या आगामी इसको देखिए, हम मेरा मेन मोटिव यही ना है कि आखिर बच्चा जो भी सही या गलत बनाए कि आखिर हम उसके चिंतन प्रक्रिया को समझना चाह रहे हैं कि आखिर वो इस समस्या को हल कैसे किया। तो इसलिए 4 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। बच्चे को अपना तर्क समझाने के लिए कहकर रूही केवल अंतिम परिणाम की बजाय क्या कर रहा है, चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है, ये गलत उत्तरों को भ्रांतियों की पहचान करने और सही उत्तरों में क्या कह रहा है, वैचारिक अस्पष्टता को ढूंढने करने में मदद करता है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर बच्चा गलत किया है तो क्यों गलत किया है आपको वो भी समझने को मिलता है कि आखिर इसमें ये कौन सा लॉजिक लगा रहा है। अगर बच्चा सही किया है तो किस हिसाब से सही किया है, तो आपको वो भी जानने को मिलता है। तो इसलिए आपको उसका सही और गलत का जो एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है, वो जानने में आपका क्या होता है, मदद होता है। तो इसलिए आप चिंतन प्रक्रिया को समझाना, यह आपका क्या है, सही है। तो 4 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणित के संप्रेषण के कौशल में वृद्धि करने का तरीका है। ठीक है, आखिर प्राथमिक स्कूल की बात कर रहा है ना। ठीक है, कि गणित संप्रेषण के कौशल को वृद्धि करने का तरीका है शिक्षक द्वारा हल की गई आदर्श समस्या पर आधारित समस्याओं को हल करने के अवसर उपलब्ध कराना, या बच्चों को स्पष्ट व व्यवस्थित तरीके से सूचना को निरूपित करने के लिए कहना, या बच्चों को अपने आप सरल निष्कर्ष निकालने और अपने तर्क को समझाने के अवसर उपलब्ध कराना। तो 5 का अगर आप देखिएगा, देखिए क्या हो रहा है कि बच्चों को स्पष्ट व व्यवस्थित तरीके से सूचना को निरूपित करने के लिए कहना। ठीक है, और बच्चे को अपने आप सरल निष्कर्ष निकालने और अपने तर्क को समझाने का अवसर देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी जो है, 2 और 3 जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। शिक्षक द्वारा हल की गई आदर्श समस्या, आप मान के चलिए शिक्षक हल ही कर देगा, ये आपका मतलब क्या हो रहा है कि बच्चे का गणित संप्रेषण के कौशल में वृद्धि करने का ये सही तरीका नहीं है। आप बच्चों को मौका दीजिए ना। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए
अब आप बना लिए, अब बच्चे को कह रहे हैं नकल करने के लिए, तो ये सही है नहीं है ना तरीका। मतलब ये क्या करता है, मतलब बच्चा इससे सीख नहीं सकता है, ठीक है, सही ढंग से, मतलब वो कुछ चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए आप बच्चों को जब मौका दीजिएगा ना, तो उसको कोई भी चीज ज्यादा समझ में आएगा, और वो था चिंतन कर सकेगा चीजों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। 6 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणित करीब निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपरोक्त कथन का अर्थ क्या कह रहा है, सबसे उपयुक्त रूप से परिलक्षित है। तो बच्चे कितना गणित जानते हैं, इस बात पर बल देना के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में गणित चिंतन और अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे विकसित की जाए, या गणित शिक्षा को गणित की पाठ्यचर्या में केवल वही प्रकरण शामिल करने चाहिए जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी हो, या गणित रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी है। अतः गणित के प्रश्न को हल खोजने से बच्चों के मस्तिष्क का गणितीकरण हो जाए, या गणित में विभिन्न प्रश्नों के हल कैसे खोजे जाएं, ये जानना महत्वपूर्ण है। इसके लिए गणित की पाठ्यचर्या में अधिक प्रकरण टॉपिक शामिल करने चाहिए। तो 6 का जो है, अगर आप देखिएगा समझिएगा, तो यहाँ क्या है, बच्चे कितना गणित जानते हैं, ठीक है, इस पर बल देने के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे में गणित चिंतन और अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे विकसित है। 9 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर। कहने का मतलब देखिए, गणित केवल जो है सूत्र को रटने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के बारे में है जो क्या कह रहा है, स्थितियों का तार्किक रूप से विश्लेषण कर सके और अमूर्त रूप से क्या करे, सोच सके। विषय वस्तु आधारित अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, उन्मुख चिंतन, और इसमें क्या है, बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। एक बालिका ने विभिन्न भिन्नों के योग पर एक सवाल को इस प्रकार से हल किया, 1/2 प्लस 1/2 2/5 लिख दिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के लिए सबसे कम उपयुक्त है। देखिए, बालिका दो भिन्नों के योग की कलन विधि के बारे में नहीं जानती, या बालिका एलसीएम को ज्ञात करना नहीं जानती, या बालिका समतुल्य भिन्नों के बारे में नहीं जानती, या बालिका संख्याओं के योग के बारे में नहीं जानती है। तो बच्चा जो है क्या कह रहा है कि संख्याओं के योग के बारे में नहीं जानती है, तो हम कह सकते हैं कि 7 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। देखिए, बालिका स्पष्ट रूप से जानती है कि संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, वो जान रही है कि संख्याओं को कैसे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और क्या है कि जैसे 1 + 1 2 हो रहा है, ठीक है, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है ना। लेकिन समस्या उसकी भिन्न की अवधारणा है। कहने का मतलब है कि एलसीएम और कलन विधि को समझ की कमी है, ना कि पूर्ण को जोड़ने की उसकी बुनियादी क्षमता है। तो इसलिए जो सबसे कम उपयुक्त है वो आपका क्या है, कि संख्याओं के योग के बारे में नहीं जानती। ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं जानती तो 1 + 1 वो 2 कहती ही नहीं, ठीक है। तो वो एलसीएम के बारे में और भिन्नों के बारे में, और बालिका दो भिन्नों के एकलिंग के बारे में नहीं जानती है, ठीक है। ये आपका ठीक है, लेकिन ये जो है ये सबसे कम उपयुक्त है कथन। तो हम 7 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। 8 कहता है, प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को आप विद्यार्थियों के गणितीय निरूपण की क्षमता को आंकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे। संख्या को निरूपित करने के लिए, संख्या अंकों का उपयोग करने की क्षमता, या बारंबारता बंटन को निरूपित करने के लिए आयत चित्र बनाने की क्षमता, या आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रालेख बनाने की क्षमता। तो देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षिका के रूप में उदाहरण में आप विद्यार्थियों को गणित निरूपण की क्षमता को आंकने के सबसे सर्वाधिक उपयुक्त किसको मानेंगे। यहाँ पे प्राथमिक कक्षा का बात कर रहा है, तो सबसे उपयुक्त जो है हम किसको मानेंगे, संख्या को निरूपित करने के लिए संख्या अंकों का उपयोग करने की क्षमता, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रारेख बनाने की क्षमता। तो हम कह सकते हैं 1 और 3 जो है आपका सही आंसर है। 8 का ऑप्शन सी जो है
वो आपका क्या है सही आंसर, क्योंकि हम प्राथमिक कक्षा का बात कर रहे हैं ना। तो अंकों के साथ संख्याओं को निरूपित करना और सरल चित्रालेख बनाना विकासात्मक रूप से क्या होता है उपयुक्त होता है। और जो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन ऑप्शन दिया है वो क्या होता है, ज्यादातर माध्यमिक स्कूल स्तर पर क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, जब 109 लिखने के लिए कहा गया तब एक प्राथमिक कक्षा के बच्चे ने इस संख्या को 19 लिख दिया। निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संदर्भ सर्वाधिक उपयुक्त है। शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान का अवधारणा को दोहराएं, या बच्चे को 150 तक की गिनती को कंठस्थ करने तथा अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें, या श्याम पट पर 99 से 110 तक की संख्या लिखें तथा 109 को रेखांकित करें, या बच्चे को अपने सहपाठियों की कॉपी में से सही उत्तर देखने के लिए कहें। देखिए क्या कहिएगा कि बच्चा 109 की जगह पे 19 लिख दिया, 109 की जगह पे क्या किया 19 लिख दिया, तो आखिर आपका त्रुटि के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कौन सा है। सबसे उपयुक्त अगर आप देखिएगा, आप क्या कहिएगा बच्चों को, शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणाओं को दोहराएंगे, तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए जो है सही है। ना कि हम 1 से 150 तक को लिखने कहेंगे, ना कि श्याम पट पर 99 से 100 तक की संख्या लिखेंगे, ना कि सहपाठियों का उत्तर देखने के लिए हम कहेंगे। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, कथन बच्चों को गणित के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ जुड़ने के अवसर को उनकी गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मकता मनोवृत्ति निर्माण के लिए संभाव्य रूप में देखा जा सकता है। कथन है कि आखिर आप जो ये कथन है, आप किस अवसर में उनकी गणित के प्रति रुचि और सकारात्मक मनोवृत्ति निर्माण के लिए आप संभाव के रूप में देखा जा सकता है। सही है, ये कथन सही है, परंतु प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राथमिक स्कूल के बच्चे गणित की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मूल्यों की सराहना करने के लिए बहुत छोटे हैं। या सही है, प्राथमिक स्कूल के बच्चे गणित की प्रति रुचि में प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के अवसर प्रदान करने चाहिए। या सही नहीं है, ठीक है, नीचे सही नहीं है का ऑप्शन है। देखिए सबसे बेहतर ये है ना कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है कि बच्चे देखिए बच्चों की गणित सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को जोड़ने के लिए अवसर उनकी प्रति गणित की रुचि है ना एवं सकारात्मक मनोवृत्ति निर्माण। तो सही है, प्राथमिक स्कूल के बच्चे गणित के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के अवसर प्रदान करने की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं कि 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है सही आंसर है। देखिए होता क्या ना कि आधुनिक शिक्षा छात्र सुझाव देता है कि गणित को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ मानवीय प्रयास के रूप में दिखाना, विषय को अधिक आकर्षक और कम अमूर्त बनाना, ये कम उम्र से ही सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में क्या करता है मदद करता है। तो 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है, कथन की प्रतिस्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, कहने का मतलब 10 7 से बड़ा है, 11 8 से बड़ा है, कथन की जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है परिस्थिति। ठीक है, यदि 11 8 से बड़ा है तो 10 7 से बड़ा है, यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा नहीं है, यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा नहीं है, यदि 8 से बड़ा नहीं है तो देखिए क्या है कि 11 8 से बड़ा नहीं है, ठीक है, 11 8 से बड़ा नहीं है और 10 7 से बड़ा नहीं है। हमको क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रतिस्थिति मतलब कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि मतलब तर्क शास्त्र में एक कथन यदि यदि हम कह रहे हैं कि P तो Q, ठीक है, यदि P तो Q तो इसका जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, यदि Q नहीं तो P, तो सेम वही चीज यहाँ कह रहे हैं हम कि 10 7 से बड़ा है, 11 8 से बड़ा है, ठीक है, 11 8 से बड़ा नहीं तो 10 भी 7 से बड़ा नहीं, सीधा सा बात है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि P को हम मान लेते हैं 10 और 7 से बड़ा है और Q को हम 11 8 से बड़ा मान लेते हैं।
तो फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं 11 का ऑप्शन बी जो है आपका क्या है, सही आंसर। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इस तरीके से हम बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि पी तो क्यू, ठीक है, यदि क्यू नहीं तो पी, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया ना, प्रतिस्थिति हो गया। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। 12 कहता है कक्षा 1 के अधिगमकर्ताओं को 2 अंक की संख्याओं के स्थानीय मान के अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित को सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इकाई व दाही के रूप में संख्या का चित्रात्मक निरूपण करने के लिए चित्रों के चार्ट का उपयोग करना, या संख्या को विस्तारित रूप में लिखना, या 2 अंक के स्थानीय को दर्शाने के लिए बेस 10 ब्लॉक मोती टोकन आदि का उपयोग करके बंडल बनाने की गतिविधियां करना, या प्रत्येक संख्या में इकाई व दाही को निरूपित करना। क्या कह रहे हैं कि 2 अंक की मतलब, देखिए कक्षा 1 में देखिए हमका 2 अंक स्थानीय का मान अवधारणा पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे वो आपका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम करेंगे वो आपको 2 अंक के संख्या को दर्शाने के लिए 10 ब्लॉक मोटी टोकन आदि का उपयोग कर बंदर बनाने की गतिविधि करेंगे। देखिए इसमें तो 3 है नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत, ये और ये हो सकता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इकाई व दाही को रूप में संख्या को चित्रात्मक निरूपण करने के लिए चित्रों के चार्ट का उपयोग करने के लिए कहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रत्येक उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रत्येक संख्या में इकाई व दाही को निरूपित करना। तब उसके बाद हम कहेंगे संख्याओं को विस्तारित रूप लिखना। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पर मेरा क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्या कह रहा है, एनईपी 2020 के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अब ठीक है, सभी विद्यार्थियों तक तो किस में, मतलब कि कक्षा 3, ठीक है, कक्षा 3 कहने का मतलब देखिए एनईपी 2020 के सभी बच्चों के लिए कक्षा 3 तक पहुंचने तक प्राथमिक विद्यालयों को सार्वभौमिक, ठीक है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है, कक्षा 3 तक। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं को मापन की अवधारणा प्रस्तुत करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं को मापन की अवधारणा है ना, सबसे उपयुक्त गतिविधि बच्चों को गणित पाठ्यपुस्तक की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल देना, या बच्चों को तराजू पर लकड़ी के डस्टर को बाट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ज्ञात करने के लिए कहना, और कहना कि डस्टर की तुलना में कौन सी वस्तुएं भारी या हल्की है। बच्चों को दो संख्या 38 और 42 के योग के सन्निकटन के लिए कहना, या बच्चों के उनके सहपाठियों के वजन अनुमान लगाने के लिए कहना। तो अगर 14 का आप ऑप्शन देखिए ना, ये बच्चों को हम क्या कह रहे हैं कि डस्टर का तुलना के लिए कौन वस्तु कौन भारी कौन हल्की है, तो वो बच्चा सही से कर सकता है। तो 14 का 20 उसको मापन को अवधारणा प्रस्तुत करने में सबसे प्रयुक्त गतिविधि आपका यही है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब जब आप प्राथमिक क्लास में बच्चों को मापन विधि समझा रहे हैं तो वो गैर मापन इकाइयों की तुलना के लिए के साथ शुरू करना चाहिए। अचानक आप 1 केजी 2 केजी लाइए नहीं ना, आप उसको कोई ऐसा वस्तु दे दीजिए और इसके संदर्भ में कौन सा वस्तु कौन सा हल्का है कौन सा भारी है। आप डस्टर के संदर्भ में भार के रूप में आप उपयोग करने के लिए क्या करें कि एक ठोस गतिविधि है ना, कि जो ग्राम या मीटर जैसी मानक इकाई पर जाने जाते हैं ना, भारीपन का संतुलन की अन, अनर्थित अवधारणा बनाने में क्या करती है, मदद करती है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो है 14 का बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि श्री जोसेफ, ठीक है, मिस्टर जोसेफ जो है कक्षा 1 का शिक्षक गणित में बच्चों के अधिगम को आंकने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट के बजाय मौखिक प्रश्न पूछने को अधिमान्य देता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए संदर्भ सब सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए पेपर पेंसिल टेस्ट के बजाय क्या कह रहा है, मौखिक प्रश्न पर, ठीक है,
वो बच्चे अधिगम के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं तथा इसके उसका उपयोग करके शिक्षा शास्त्र को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। या वह बच्चा वह बच्चों को टेस्ट पेपर और कॉपियों को जांचने में अपना काफी समय बचा सकते हैं। या ये बच्चा के गणित संप्रेषण की कौशल की वृद्धि करने में क्या करता है, सहायता करता। देखिए, हम यहाँ बच्चा का टेस्ट पेपर कॉपी जांचने में काफी समय बचा सकते हैं, ये सब कोई सही तरीका नहीं है। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो 1 और 3, कहने का मतलब है आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। कहने का मतलब देखिए, मौखिक मूल्यांकन का जो मेन उद्देश्य यही होता है कि आपका कि शिक्षक को शिक्षण को समायोजित करने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, और क्या है कि छात्रों को अपने विचार को व्यक्त करने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करते हैं। इससे संप्रेषण कौशल में क्या आता है, सुधार आता है। ठीक है, और क्या है कि समय बचाना ये वेद शिक्षित उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए, मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। चलिए, आपसे विदा लेते हैं, यहीं पे खुश रहिए।